वेलकम, नमस्ते, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल नारायण कॉर्नर में। मैं नारायण आपका स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स के आज के इस भाग में आज जो हम चर्चा करेंगे वो होगी ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क की। पिछली वीडियोस में आपने देखा कि हम लोगों ने किस तरीके से इसकी प्रस्तावना पे चर्चा करी कि इस मास्टर डायरेक्शन जो डिजिटल पेमेंट कंट्रोल्स के ऊपर है उसकी प्रस्तावना क्या है, उसकी निजता क्या है, यानी कि एप्लीकेबिलिटी किस तरीके से होगी, प्लस इसके कॉमन कंट्रोल्स, जनरल कंट्रोल्स किस तरीके से होंगे, एप्लीकेशन ASLC यानी कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल किस तरीके से निर्धारित होगा। आज की इस वीडियो में हम आगे चर्चा करेंगे इससे अगले भाग में कि ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क। देखिए, कोई भी पेमेंट सिक्योरिटी आपका अगर डिजिटल पेमेंट ऐप बनता है तो उसका आपने ऐप बना दिया, आपने उसके ASLC यानी कि एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल को निर्धारित कर दिया। अब आप उस पेमेंट ऐप को ऑथेंटिफाइड कैसे करेंगे, प्रमाणित कैसे करेंगे कि अब ये सारे पॉइंट दोबारा से हमने रेक्टिफाई कर लिए हैं, उसको प्रमाण कर दिया है, एक तरीके से सर्टिफिकेशन हो गई है। यानी कि जो बिंदु सुरक्षा के लिहाज से निर्धारित किए गए थे वह पूरी तरीके से प्रमाणित हैं। वो कैसे निर्धारित होगा, उसके प्रमाणीकरण किस तरीके से होगा। आज की इस वीडियो में हम उसी ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क को जानने की कोशिश करेंगे जो RBI ने निर्धारित किया है कि किस तरीके से डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स में आप ऑथेंटिकेट कंट्रोल्स करेंगे और उसके ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क क्या होंगे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ और जानकारी एकत्रित करते हैं कि डिजिटल पेमेंट कंट्रोल्स में ऑथेंटिकेटेड फ्रेमवर्क या ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क कैसे निर्धारित होता है। वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले आपसे हर बार की तरह एक बार फिर से निवेदन कि प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, कंटेंट अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, जिससे आपको सभी वीडियो समय पे और सुचारू रूप से मिलते रहे। तो चलते हैं अपनी स्लाइड की तरफ। तो स्वागत है आप सभी लोगों का स्लाइड पे, ब्लैक बोर्ड पे, वेलकम ऑन बोर्ड। तो हमने पिछली 2 वीडियोज़ में जो मास्टर डायरेक्शन डिजिटल पेमेंट के लिए थी उसमें इन पॉइंट्स को हमने कवर किया था, जिसमें लास्ट हमारी वीडियो थी एप्लीकेशन सिक्योरिटी लाइफ साइकिल पे यानी ASLC पे। अब आज जो इस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो है ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क, यानी कि जो एप्लीकेशन आपकी बन जाती है तो उसको ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क किस तरीके से होगा। आपने एक एप्लीकेशन बना ली, उसकी सिक्योरिटी सारी चीज़ें उसमें एड ऑन कर ली, लेकिन अब इसमें ऑथेंटिकेट कैसे करेंगे आप चीज़ों को, तो उसी के बारे में हम यहाँ पे आज चर्चा विस्तार में करेंगे कि उसके क्या क्या नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं जो कि RBI ने मास्टर सर्कुलेशन में निर्धारित किए गए हैं। तो प्रमाणीकरण ढांचा या ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क में जो REs हैं उनके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी जो एप्लीकेशन उन्होंने जनता के जो लोगों के जो उनके क्लाइंटेल हैं उनकी पेमेंट के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर किया है उसमें प्रॉपर तरीके से वो सिक्योरिटी इनेबल्ड होना चाहिए। इवन उस जगह पे जहाँ पे कुछ एक्सप्लिसिटी परमिटेड है, यहाँ पे जहाँ पे जिन परिस्थितियों में जहाँ पे छूट प्राप्त है, जैसे कि बैंक टू बैंक पेमेंट, गवर्नमेंट टू बैंक या किसी भी सरकारी संस्थान को जिनको आपस में पेमेंट छूट प्राप्त होती है ऑथेंटिकेशन की, उनको छोड़ के वो पूरे सिक्योरिटी मेजरमेंट किए जाएंगे, जिसमें जैसे कि ATM से कैश विड्रॉल होता है, माइक्रो ATMs जो होते हैं, छोटे छोटे जो आपने ATMs हब देखे हैं उनमें होते हैं, उसमें वो किसी तरीके की नॉन सिक्योरिटी या वल्नरेबल एक्सेसमेंट नहीं होनी चाहिए, जिसमें कि शामिल है 1 टाइम पासवर्ड। अगर आप कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो वो आपको मिले। आपका जो मोबाइल, अगर आप उस पर पेमेंट आपने अपने बैंक से रजिस्टर्ड करवाया हुआ है वो मोबाइल, तो वो मोबाइल डिवाइस भी रजिस्टर्ड होता है। आपने बहुत सारे अपने एप्लीकेशन या बैंक्स के जब आप एप्लीकेशन यूज़ करते हैं तो आपके बैंक को ये पता होता है कि आप किस मोबाइल डिवाइस से पेमेंट रजिस्टर्ड करके कर रहे हैं। उसमें मोबाइल की जो बाइंडिंग है, जो उसमें उसका मोबाइल का जो सीरियल नंबर है वो भी उसमें दर्ज रहता है डाटाबेस में, और जिस सिम से आप पेमेंट कर रहे हैं वो भी वहाँ पे ऑथेंटिफाइड रहता है, दर्ज रहता है। किसी दूसरे सिम या दूसरे फ़ोन से जब आप करेंगे तो बैंक से पहले उसको वेरीफाई कराना पड़ेगा, जिसमें कि 1 टाइम पासवर्ड आएगा। बायोमेट्रिक भी आपको करने पड़ सकते हैं, जैसे कि आपका टच स्क्रीन जब आप करते हैं उसमें आप इनेबल पेमेंट जब करते हैं और बायोमेट्रिक के थ्रू करते हैं, तो एक चीज़ बड़ी खास बात ध्यान देने वाली है। हम लोगों को ये लगता है कि कई बार हम लोग अपना फ़ोन को, टच स्क्रीन फ़ोन आजकल आते हैं, तो उसमें हम लोग फिंगर इनेबल्ड हमारी ट्रांजेक्शन हम लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। बैंक ये ऑप्शन देता है
कि आप अगर अपने बैंक एप्लीकेशन को ओपन कर रहे हैं तो वो आपके थंब इम्प्रेशन से भी फ़ोन से खुल जाता है। वो बायोमेट्रिक आपकी जो फिंगरप्रिंट है वो आपके डाटाबेस में बैंक के मैच होते हैं, राइट, क्योंकि आपका आधार आजकल सभी बैंकों से लिंक है और उस आधार से आपके बायोमेट्रिक लिंक किए जाते हैं। रिव्यू में अगर कोई बायोमेट्रिक आपका पास नहीं होता, जो जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो यहाँ पे वो सिक्योरिटी अलार्म के तौर पे आपका बायोमेट्रिक या आपके पासवर्ड चेंज किया जा सकता है, ताकि आप ऑथेंटिफाइड अगर क्लाइंट हैं तो वो आप पासवर्ड आप रजिस्टर्ड कराएंगे तो फिर से दोबारा से सारी इन्फॉर्मेशन बैंक आपकी कैप्चर करेगा। साथ ही जो PKI है वो भी इसमें इनेबल किया जाता है, यानी पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर, जिसमें कि आप के जो कुछ ज़रूरी पासवर्ड्स हैं जो आप इनेबल्ड करते हैं, जो आप डालते हैं, 2 वे पासवर्ड होता है, प्लस इसमें जो कीबोर्ड होता है उसको भी ऑथेंटिफाइड किया जाता है, जिसमें हर एक स्ट्रोक एंटर करने के बाद वो जो कीबोर्ड है उसके स्ट्रोक बदल जाते हैं ताकि कोई हैकर्स आपके पासवर्ड को स्टोर ना कर पाए। इसके अलावा हार्डवेयर टोकन्स, EMV यहाँ पे देखिए इनेबल्ड माइक्रोचिप कार्ड जो होते हैं उससे यहाँ पे तात्पर्य है। हालांकि EMV चिप कार्ड का मतलब होता है यूरो पे, मास्टर कार्ड एंड वीज़ा इनेबल्ड चिप कार्ड, जो कि POS यानी कि जो पेमेंट जो आप पॉस मशीन पे करते हैं उसको सिक्योर बनाती है, और ये वर्ल्ड वाइड है, जो कि वेरिफिकेशन आपके जो बायोमेट्रिक और जो भी आपके सर्वर साइड वेरिफिकेशन है वो पूरी भी तरीके से नॉन रेप्लिकेबल मैथोलॉजी पे, यानी कि उसका कोई डुप्लीकेशन ना हो सके, उस पर काम करेगी कि आपने जो भी पासवर्ड डाला है कहीं वो उसका स्कैन कॉपी या उसका कहीं पे डुप्लीकेट तो क्रिएट नहीं हो रहा, आपने जो इन्फॉर्मेशन जो पेमेंट जो आपने वहाँ पे इनपुट डाले हैं उसका कोई डुप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। अब ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क में नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जो भी आरईज हैं वो इस तरीके का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर अपनी एप्लीकेशन में डेवलप करेंगी जिसमें मल्टी लेयर सिक्योरिटी होगी। आप देखते होंगे कि जब भी आप कभी कोई पेमेंट अपने बैंक लिंक से करते हैं, डिजिटल पेमेंट करते हैं, तो उसमें डिजिटल मल्टी लेयर पासवर्ड होते हैं या उसमें सिक्योरिटी होती है, जिसमें कि एक तो सबसे पहले आपसे उसमें एक पासवर्ड आता है जो आपके मोबाइल नंबर पे आता है, उसको इनेबल किया जाता है। मतलब अगर आप कोई पेमेंट करते हैं तो सबसे पहले तो आपको अपना मोबाइल पिन या आपको इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड डालना पड़ता है, ये पहला सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो गया। दूसरा सिक्योरिटी फ्रेमवर्क, एक OTP आएगा, वो OTP आपको डालना पड़ेगा जो कि कुछ समय के लिए ही वैलिड होता है। तो ये मल्टी लेयर सिक्योरिटी फीचर्स आपके हर एप्लीकेशन में इनेबल्ड है ताकि किसी भी तरीके के जोखिमों से बचा जा सके, कोई भी फ्रॉडुलेंट पेमेंट ना हो, कोई आपके मोबाइल को ट्रैक करके ना कर रहा हो। अगर किसी ने आपका मोबाइल स्कैन कर लिया है तो वो आपके मोबाइल से OTP तो भेज सकता है, लेकिन आपका मोबाइल के थ्रू वो आपका इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं जान सकता। तो ये मल्टी लेयर है, कहीं ना कहीं आप इससे बच सकते हैं अगर आप मल्टी लेयर सिक्योरिटी फीचर्स को इनेबल करके आगे चलते हैं। तो इसमें कुछ और भी बातें हैं, जैसा कि अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे क्लाइंट होते हैं बैंक के, कोई सेल्फ एम्प्लॉयड है, बड़ा बिजनेसमैन है, सैलरीड है या एक हाउसवाइफ है, इन सब की ज़रूरतें और पेमेंट्स भी अलग अलग होती हैं। देखिए बैंक के सर्वर इतने समझदार हैं कि वो आपकी हर उन ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए, आपके बिहेवियरल बैंकिंग पेमेंट बिहेवियरल को ध्यान में रखते हुए आपकी एप्लीकेशन को रन करते हैं कि उसमें किस तरीके के सिक्योरिटी फीचर्स और इनेबल करने होते हैं। अगर आपके पास अकाउंट में ज़्यादा पैसा या आप महीने की ट्रांजैक्शंस ज़्यादा करते हैं तो उसी हिसाब से सिक्योर, ऐसा नहीं है कि जो कम करता है उसको सिक्योरिटी फीचर्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसमें बैंक ऑब्जर्वेशन बहुत क्लोजली होती है उसमें, जिसमें कि आपके किस तरीके की पेमेंट होती है, आप किसको पेमेंट कर रहे हैं, कौन कौन आपके बिलर्स हैं जिनको आप पेमेंट करते हैं, हर महीने कितनी करते हैं, और आपका एवरेज ट्रांजैक्शन डिजिटल पेमेंट का कितना रहता है। ये सारी जानकारियां बैंक के सर्वर में बैंकिंग क्लाइंट बिहेवियरल स्ट्रक्चर इंफ्रास्ट्रक्चर में ऐड होती हैं। अब यहाँ पे एक और पॉइंट है जिसको ध्यान में रखना जरूरी है, ये आरईज को भी अपने हिसाब से उसी सबसे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन का डेवलप करना होगा, जिसमें कि ग्राहक जो आपके क्लाइंट्स हैं वो किस तरीके का देखिए आप एप्लीकेशन बना सकते हैं, लेकिन उसका ईजी ऑफ यूज़ करना बहुत ज़रूरी है। उस लोकेशन, उस ज्योग्राफिकल, उस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए, पॉलिसीज़ को, प्रोसीजर को और कंट्रोल को ध्यान में रखते हुए आपको एक ऐसा एप्लीकेशन बनाना होगा डिजिटल पेमेंट के लिए जो इजी टू यूज़ हो कस्टमर के लिए, प्लस ऐसी कोई जानकारी ना हो जो कस्टमर यूजली जल्दी से ना दे पाए। उस तरीके की जानकारी को आपको जो ज़रूरी ना हो, जो पहले की मैं वीडियो में बता चुका हूँ कि ऐसी कोई जानकारी उस एप्लीकेशन में ना हो जो
काफ़ी क्रिटिकल हो, जो बहुत मुश्किल हो, या एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन का हो जो बहुत ही ज़्यादा समझ ना आ रहा हो आम आदमी को, तो वो कैसे यूज़ करेगा, तो वो भी वो सक्सेसफुल नहीं हो पाएगी एप्लीकेशन। जैसे कि अगर कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसमें आपको कीवर्ड्स इतने हार्ड हैं कि आपको अपना बैंक का IFSC कोड डालना है, साथ ही बैंक का नाम और बैंक ब्रांच का नाम, ये दोनों डालें, तो कुछ लोग कंफ्यूज रहते हैं कि बैंक के नाम के साथ ब्रांच का नाम क्या है। जो चीज़ें पहले आती थी वो अब हट चुकी हैं, हालांकि अब तो कोई बैंक नहीं पूछता कि ब्रांच का नाम क्या है। तो कहने का एक उदाहरण मतलब यही है कि आपका एप्लीकेशन इतना सॉफ्ट इजी अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए कि कोई भी आम आदमी उसमें 3 या 4 इन्फॉर्मेशन मल्टी लेयर फ्रिस्किंग करे और अपनी पेमेंट को इजी वे में सक्सेसफुली कर सके, क्योंकि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुल भी तभी होगी। अब इससे अगला एक और बिंदु जो है वो ध्यान में रखना होगा आरिस को, कि जो भी आपके क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो भी डिजिटल पेमेंट्स की रिक्वायरमेंट हैं, जैसे कि लिमिटेशन ऑफ फंड्स की हो गई, पर डे की लिमिट हो गई, पर अकाउंट ट्रांजैक्शन की एक लिमिट हो गई, प्लस अगर कोई 2 अकाउंट लिंक करने हैं एक ही बैंक में है, वो चाहता है तो करे, नहीं चाहता तो जरूरी नहीं है कि वो सारे अकाउंट एक साथ लिंक किए जाएं। इस तरीके की कुछ क्रिएशन आरिस को या रेगुलेटरी एंटिटीज को जरूर करनी चाहिए, अपने ग्राहकों की वरीयता को, उनकी प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, कि वो आज की डेट में आप अपने बैंक में ये जरूर आपका बैंक आपसे पूछता है कि आपको पर डे की ट्रांजैक्शन कितनी करनी है, आपके डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड में कैश ट्रांजैक्शन और आपकी डेली ट्रांजैक्शन और आपकी परचेज और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस, ये हर बार इंटरवली बैंक आपसे रिव्यू करते रहते हैं, ताकि उसमें आप फ्रॉडुलेंट की संभावनाएं कम हो, प्लस वो आपकी प्रेफरेंस को ध्यान में रख के ही इंफ्रास्ट्रक्चर एप्लीकेशन का आपको प्रस्तुत कर पाए। साथ ही यहाँ पे जो ट्रांजैक्शंस होती है वो OTP के थ्रू या फिर जो हमारी पेमेंट ट्रांजैक्शन है मर्चेंट के नाम के थ्रू वेरीफाइड होनी चाहिए। अब आपका फॉर एग्जांपल XYZ बैंक में अकाउंट है और आप गूगल पे के थ्रू ट्रांजैक्शन करते हैं किसी ऐसे वेंडर को जो कि जिससे कि आप डायरेक्ट सामान खरीद रहे हैं। सपोज कीजिए कि आप अमेजोन पे आप सामान खरीद रहे हैं, तो आपके बैंक में जो वो मर्चेंट का नाम है वो अमेजोन आएगा रदर देन कि वो गूगल पे आए, क्योंकि गूगल पे से तो आप किसी को भी पेमेंट कर सकते हैं, वो थर्ड पार्टी ऐप है। लेकिन जो मर्चेंट है, जो कि आपका पॉस है या फिर जो आपका परचेजर है जिससे आप सर्विसेज या सामान खरीद रहे हैं, उसका नाम जो है डाटाबेस में रिकॉर्ड होगा इंस्टीड ऑफ थर्ड पार्टी वेंडर या सर्विसेज के लिए। साथ ही अगर कोई इस तरीके का अटैक होता है जो मल्टी लेयर ऑथेंटिकेशन आर्किटेक्चर के बावजूद भी होता है, तो उसको मिनिमाइज करने के लिए भी प्रॉपर IT और जो भी फायरवॉल है वो आरिस की ही जिम्मेदारी है। अब आपके फ़ोन में अगर कोई एंटीवायरस है या नहीं है, या कोई आपके सिक्योरिटी फीचर्स फ़ोन में है या आपके कंप्यूटर में है, ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन आपके एप्लीकेशन में वो सिक्योरिटी होना ज़रूरी है। बैंक के एप्लीकेशन में, ये बैंक के वेरिफिकेशन में ही होगा जो आपके एप्लीकेशन है कि वो वेरीफाइड है, किसी भी तरीके के MITM यानी कि मैन इन द मिडल अटैक, जो कि ट्रांजैक्शन, आप सपोज करिए आपके बैंक का सर्वर सिक्योर है, आपके जो मर्चेंट हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट जिससे भी खरीदते हैं उसका सर्वर सिक्योर है, लेकिन हो सकता है कि अनफॉर्चुनेटली गूगल के किसी सर्वर में या किसी मिडल मैन में आपके सर्वर को अटैक किया गया हो, वहाँ से आपकी जानकारी ले ली हो। उसके लिए भी बैंक अपने सर्वर को सिक्योर करके चलेगा, या आपके ब्राउज़र पे किसी ने स्कैनर किया हो या अटैक किया हो, तो उसके थ्रू भी वो रिस्क को नॉमिनल या मिनिमाइज करने के लिए आजकल बैंकों ने कहा है कि कोई भी धोखाधड़ी या फ्रॉडुलेंट होता है या कोई ऐसी हाई लेवल की ट्रांजैक्शन होती है। अब देखिए आपके पास कभी कभी कुछ बैंकों ने फ़ोन सुविधा भी इमीडिएट करनी शुरू कर दी है। अब आप उन्हें पता है बिहेवियरल के लिए आप महीने में मैक्सिमम ट्रांजैक्शन 10,000 की करते हैं, इससे ज़्यादा की नहीं करते। अब किसी दिन आपके बैंक से तुरंत ATM के थ्रू या किसी और माध्यम से 2 लाख रुपए ट्रांसफ़र किए जाते हैं, तो आपके पास SMS भी आता है कि अगर ये ट्रांजैक्शन आपने नहीं करी है तो आप लिंक पे क्लिक करें और इसको तुरंत रिपोर्ट करें, ताकि अगर आपके बिहेवियरल के अनुरूप वो ट्रांजैक्शन नहीं है तो बैंक उस साइबर अटैक को रोककर उस फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन को वेरीफाई ना करे। तो ये कुछ तरीके हैं जो आगे अपनाए जाते हैं ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क के लिए। अब यहाँ पे ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क में एक चीज़ और आएगी कि आपका जो भी एप्लीकेशन है वो इंस्क्रिप्टेड प्रोटोकॉल के तहत ही वर्क करेगा। यानी कि सपोज कीजिए आपने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू या आपने बैंक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू आपने खोली है, लेकिन वो एक टाइम फ्रेम में, अगर या तो वो ट्रांजैक्शन हो जानी चाहिए उस टाइम फ्रेम में, आइडियली अगर वो ऐसे ही पड़ा हुआ है या वो कुछ देर तक आप उसे ना उसमें कुछ भी टच करें या उसे आगे बढ़ाएं, तो वो उस टाइम कॉल के बाद
या तो जो पैसा है वो वापस से फ्रीज बैक हो जाए, या अगर कोई ट्रांजैक्शन हुई है तो वहाँ जहाँ पे आपने पेमेंट करी है वहाँ चली जाए, और अगर गई है तो एसएमएस ईमेल के थ्रू आपको वो पूरा प्रॉपर उसमें जानकारी कस्टमर के पास आनी चाहिए। और अगर वो ट्रांजैक्शन टाइम आउट हो गई है, सपोज कीजिए आपने एक ट्रांजैक्शन इनिशिएट करी, आपने इनिशिएट तो कर दी लेकिन वो इंटरनेट की स्पीड के थ्रू आपके यहाँ से वो ट्रांजैक्शन पूरी नहीं हो पाई, आपने पे तो कर दिया, आपने पेमेंट का बटन दबा दिया, वहाँ से वो अब वो उसमें रेप्लिकेट कर रहा है, वो पेमेंट प्रोसेस में दिखा रहा है, लेकिन वो नहीं हुई है, तो या तो वो मर्चेंट के पास रियलाइज होनी चाहिए, उसका आपके पास एसएमएस या ईमेल आएगा कि पेमेंट हैज़ बीन पेड टू सो एंड सो मर्चेंट, या फिर वो पेमेंट वापस आपके पास अकाउंट में रिटर्न बैक हो जानी चाहिए। ये एप्लीकेशन इस तरीके की बनानी जरूरी है। अब यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि हम पासवर्ड अपना भूल जाते हैं। अब वो पासवर्ड अगर आप भूल गए हैं अपना, और आपने हर एक आरिस के ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी एप्लीकेशन की तो है ही है, और ये सब ने लागू किया हुआ है कि अगर आप 2 या 3 से ज़्यादा, कहीं कहीं 4 हैं, रॉन्ग अटेम्प्ट ऑफ पासवर्ड करते हैं तो आपका एप्लीकेशन, मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग वो ब्लॉक हो जाती है। और ब्लॉक कब खुलेगा, या तो उसमें टाइम फ्रेम होता है और उसमें मल्टी लेयर आपसे दोबारा पूछा जाता है कि आपका वही, अब उसमें आप दोबारा से अगर एक्टिवेट करना चाहेंगे तो आपका कार्ड, आपका सीवीवी, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपकी कुछ जानकारियां, ओटीपी, ये सब मल्टी लेयर आपसे पूछताछ वो एप्लीकेशन करेगी, तभी वो आपका दोबारा से अकाउंट रीएक्टिवेट होगा। या फिर कुछ कहते हैं बैंक्स की आपको ब्रांच विजिट करनी पड़ेगी और तब आपका 24 घंटे के बाद ये अकाउंट अनफ्रीज होगा। तो ये एप्लीकेशन बहुत ज़रूरी है ताकि कोई भी नॉन ऑथोराइज्ड पर्सन आपके अकाउंट को एक्सेस करके, एक्टिवेट करके फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शन ना करे। तो आज के इस पूरे वीडियो में हमने ये पॉइंट क्लियर पहले कर लिए थे। आज जो हमने क्लियर किया वो था प्रमाणीकरण ढांचा यानी ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क। तो यहां तक कि हमने अपने पॉइंट्स आज के तक के क्लियर किए हुए हैं। तो ये वो जानकारियां थी जो आज हमने डिस्कस करी, जिन पे विचार विमर्श किया कि आरबीआई क्या हमें सुझाव देता है ऑथेंटिकेशन फ्रेमवर्क को निर्धारित करने के लिए डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स में। डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स आप एक ऐप के थ्रू भी समझ सकते हैं कि एक एप्लीकेशंस है, या फिर एक तरीके से आप कह सकते हैं कि एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस या एप्लीकेशन को ऑथेंटिफाइड या प्रमाणित करने के लिए क्या क्या बिंदु होने चाहिए, क्या क्या मुख्य तथ्य होने चाहिए। आशा करता हूं कि आज का विषय आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा और आपको इसमें रोचकता का अनुभव हुआ होगा। आने वाली वीडियो में हम इसका जो अंतिम भाग है कि रिस्क कंट्रोल मैनेजमेंट कैसे होगा, रिस्क और फ्रॉड कंट्रोल मैनेजमेंट किस तरीके से इस पूरी एप्लीकेशन के लिए किया जाएगा, जो कि इसमें अंतिम पड़ाव है इस सीरीज़ में जो डिजिटल पेमेंट सिक्योरिटी कंट्रोल्स में है। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।